इस तस्वीर में दिख रहा इंसान आपको एक साधारण अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा देखकर इसकी दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों को अहम लीडर के तौर पर देखते रहे हो तो ईदी अमीन को अब तक नहीं जानते होगे। इसके क्रूर काम की सूची बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मांस खाना। जी हाँ, ये लोगों को मारता था और कभी कभी उनके मांस को कच्चा खा जाता था या लाशों से घंटों बात करता था, उन्हीं के साथ सो जाता था। दोस्तों, युगांडा में ये मौत का दूसरा नाम था ईदी अमीन। बंदी कोई भी हो सकता था, क्यों ना हो। इसके पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इसने अपनी चौथी पत्नी से तलाक लेने के 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी की हालत में इसी कारागार में बुलाकर काट कर मार डाला। इसने अपने 8 साल के शासक में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला। ईदी अमीन का जन्म 1925 में कोबोको नाम की एक जगह में हुआ था। ईदी अमीन के पिता का नाम एंड्रेस नियावीर था, जो क्रिश्चियन से इस्लाम में चेंज हो गए थे। ईदी अमीन के माता पिता बहुत जल्द अलग हो गए थे। माँ इसे अपने साथ लेकर बॉम्बू सिटी में आ गई। अमीन की माँ उसे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई। लगभग चौथी क्लास पढ़ने के बाद ईदी पैसे कमाने का काम में लग गया। कई छोटे मोटे काम करने के बाद उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर ली। वहाँ हुआ था जहाँ के लोग प्रकृति के काफ़ी करीब होते थे। उनके जीने और रहन सहन का तरीका काफ़ी अलग हुआ करता था। उसके मांस को कच्चा खा लिया कर ऐसे लोगों के साथ रहने से अमीन भी बहुत खूंखार हो गया था। जैसे जैसे उसको पावर मिलता गया, उसका ये हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। 1946 में इसको बावर्ची का काम दिया गया। इसने अंग्रेजों को बहुत ही वफादारी दिखाई। अंग्रेजों ने इसके क्रूर स्वभाव के कारण इसकी आर्मी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अंग्रेजों को लगा जो अपने देश के लिए इतना क्रूर है, वो आर्मी में एक सोल्जर की तरह अच्छा काम करेगा। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स इस ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो रहे विद्रोह को खत्म करने का काम किया करता था। इसी साल इसी सेना की सेवा के लिए केन्या भेज दिया गया। 1949 तक इसने गिलगिल में भी काम किया और बेरहमी से लोगों को मार दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अमीन बहुत खून खराबा मचाया, लोगों को जिंदा जमीन में दफनाया, उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। वहाँ से आने के बाद अंग्रेजों ने इसे आगे प्रमोट कर दिया। अमीन की वफादारी देखकर 1959 में इसे 2nd क्लास रैंक का ऑफिसर बना दिया गया, जो उस समय ब्लैक अफ्रीकन आर्मी के लिए बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। और अमीन उसी साल युगांडा आया और उसे 1961 में उसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। उसी समय अमीन ने पूरे युगांडा में आतंक का कहर मचा रखा। 1960 खत्म होते ही इसने पूरे युगांडा में अपना सिक्का जमा लिया। अर्थात कहते हैं शैतान हमेशा जोड़ी में रहते हैं, और ऐसा ही हुआ। युगांडा में अमीन और अंग्रेजों का एक हाईएस्ट ऑफिसर मिल्टन ओवेटे की मुलाकात हुई। इन दोनों ने ब्रिटिश आर्मी में काफ़ी नाम कमाया और अपने ही लोगों को ब्रिटिश के लिए मार दिया, जिससे इनकी ईमानदारी पर अंग्रेजों को अंधा विश्वास था। इसी वक्त दोनों ने अफ्रीका से सोने और जिसे हाथी का दांत कहते हैं की भी डीलिंग शुरू कर दी, जिससे इनके पास बहुत पैसा आ गया। 1960 खत्म होते होते ब्रिटिश आर्मी को इन पर शक हो गया और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनकी जांच की मांग की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा युगांडा फ्रीडम के लिए सड़कों पर उतर आया था और ईदी अमीन युगांडा छोड़कर यूके भाग आया। 1962 में युगांडा को आज़ादी मिली और मिल्टन ओवेटे इस देश के प्रधानमंत्री बने और ईदी अमीन डिप्यूटी कमांडर बनाया गया। 1964 में आर्मी के प्रभाव को देखकर इसको कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया। इसी दौरान मिल्टन ने युगांडा की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली और अपनी इस पोस्ट में अमीन ने 6 साल काम किया। इसके बाद 1970 में इसे पूरी फोर्स का कमांडर बना दिया गया। इस बीच दोनों मिल्टन और ईदी अमीन के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन मिल्टन के प्रेसिडेंसी हासिल करते ही अमीन के दिल में जलन होने लगी। एक वक्त में दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन अब अमीन को मिल्टन के अंदर काम करना मंजूर नहीं था और युगांडा का खुद प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा था, पर मिल्टन के रहते ऐसा संभव नहीं था। ऐसे में ईदी ने सत्ता पाने के लिए अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1 दशक तक आर्मी में काम करने से आर्मी को पूरा कंट्रोल में ले लिया।
कई स्ट्रॉन्ग लोगों को आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। पर्सनली उनके साथ उठता बैठता, पूरे फोर्स को अपने फेवर में करने की कोशिश करता। अमीन ने 1968 में युगांडा में नाइल रीजन के लोगों को काफ़ी मात्रा में भर्ती कर लिया। ये लोग अपना अमीन को भगवान से कम नहीं मानते थे। मौका पाते ही 1969 में मिल्टन के ऊपर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और मिल्टन सतर्क हो गए। इस हमले के बाद मिल्टन को लगा कि अमीन को ऑल फोर्स का चीफ बनाना उनको भारी पड़ गया और उसने अमीन को डिमोट कर दिया। अमीन को अब आर्मी चीफ बना दिया गया। इस चीज़ ने अमीन को और ख़तरनाक बना दिया। अब अमीन का एक ही मकसद बन गया, मिल्टन की मौत और युगांडा की गद्दी हड़प करना। इसी बीच अमीन अपने फोर्स से मिलता, खाता पीता, अच्छे से रहता और आम जनता के पास जाने लगा, उनके दुख दर्द को सुनने लगा, उनसे वादे करने लगा कि वो उनको सुखी बनाएगा। वो लोगों को धीरे धीरे मिल्टन के खिलाफ भड़काने लगा और लोगों का मसीहा बनने लगा। वैसे ही ओवोटो की इमेज अच्छी नहीं थी और धीरे धीरे अमीन ने मिल्टन को सत्ता से हटवाकर खुद 1971 में कमांडर चीफ और आर्मी बन गया था। और अब शुरुआत होती है ईदी अमीन का असली गेम। इसने मिल्टन को देशद्रोही और गद्दार बनाकर देश के सामने पेश किया। ईदी अमीन ने सत्ता में आकर और बदलाव कर दिए। इसके बाद उसने लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिया। सिर्फ शक के वजह से ही वो लोगों को मार देता। पूरे युगांडा में लोगों को मारना शुरू कर दिया और सिर्फ इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों को बढ़ावा देता रहा। दूसरे धर्म के लोगों को मारना शुरू कर दिया। अमीन का कहर पूरे देश में बहुत ही खतरनाक हो चुका था। लोग परेशान होने लगे। फिर लोगों ने मिलकर बगावत शुरू कर दी और अमीन को देश छोड़कर भाग। लेकिन अमीन की इस हरकत का और दूसरे देशों को भी पता चल गया, जिससे दूसरे देशों ने इससे संबंध तोड़ दिया। अंत में ये सऊदी अरेबिया चला गया और 10 साल वहीं रहा। इसके मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से इसकी 2003 में मौत हो गई और धरती से एक ऐसे राक्षस का अंत हुआ जिसके लिए एक इंसानी मांस खाना बहुत ही आसान बात थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो